ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने तो बात बताई थी कि स्प्रिंग टाइप के फोर्सेस लगते हैं, है ना, F इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। इसी के साथ मैंने एनालॉजी दी थी किसकी, एक रॉड, यंग मॉडुलस इसका y था, लेंथ इसकी l थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था इसका a था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम लगाओगे F फोर्स, ठीक है, क्या लगाओगे, F फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, F अपॉन a विल बी इक्वल टू y इंटू डेल्टा l अपॉन l, है ना। तो डेल्टा l क्या चीज है इसमें, एक्सटेंशन, l क्या है ओरिजिनल लेंथ, y क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, F कौन सा एक्सटर्नल है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या चीज आ गई आपको, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेन, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये बात बताओ, तुमने देखा होगा एक स्प्रिंग को अगर आप पकड़ के खींचते हो, जैसे आपके पैर के अंदर मान लो स्प्रिंग होती है, उसको पकड़ के थोड़ा खींचोगे तो वापस अपनी शेप रिगेन कर लेंगे, पर बहुत ज्यादा खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, वापस शेप रिगेन नहीं करती ना, आया ना। अब होता क्या है, इसकी मैं एक स्टडी बता देता हूँ। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स नेचुरल लेंथ, आया ना। यही हुक्स लॉ इसके लिए भी एप्लीकेबल है, सेम इसके लिए भी हुक्स लॉ यही है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस इन ए रॉड। जैसे हुक्स लॉ क्या कहता है, लेकिन अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक वायर लिया, ये एक वायर लिया, अब मान लो ये जो वायर है इसके साथ में यहाँ पे मैं वेट अटैच करूंगा। मैंने क्या किया, मान लो ये वायर है 10 सेंटीमीटर, कितने का है 10 सेंटीमीटर का। मैंने मान लो मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, आपको लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप लिख लेना सर। होगा क्या, आगे यहाँ पे मान लो इस पे लगाओ 1 केजी, 1 केजी मतलब कितना फोर्स हो गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लगाओ तो और रुक गया, जब ये बात कोई चीज बांधी तो रुक गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, उस टाइम पे रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन को इसके एरिया से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा स्ट्रेस आ जाएगा, आया ना, स्ट्रेस आ जाएगा तो इसमें स्ट्रेन आ जाएगा, तो कुल मिला के स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, आया ना। अब देखो सबसे पहले 1 केजी लगाओ, मान लो इसके अंदर जो एक्सटेंशन आई वो 0.1 आई, क्या आई 0.1 mm आ गई, वापिस हटाया, इसने पूरी पूरी शेप रिगेन कर 2 केजी लगाया, फिर क्या हुआ, कितना एक्सटेंशन आना चाहिए 0.2 mm, 2 केजी हटा दिया, वापिस इसने पूरी पूरी शेप रिगेन कर ली। 3 केजी लगाया एक्सटेंशन 0.3 mm, हटाया, वापिस पूरी की पूरी शेप रिगेन कर ली। 5 केजी लगाया, वापिस हटाया वेट, वापिस रिगेन कर ली। 8 केजी लगाया 0.8। अब क्या है इस केस में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस है ना वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल ही है सीधा सीधा, तो ये कर्व जब तुम खींचोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। बात समझ में आई? भाई इतना स्ट्रेस लगाओगे तो इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये बताओ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या आएगा, यंग मॉडुलस। यहाँ पे ये चीज कितनी है, ये स्ट्रेस है और ये क्या चीज है स्ट्रेन, है ना। बात समझ में, इसका स्लोप क्या दे देगा, अब तो समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। अब मान लो तुम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा होगा जब तुम मान लो इस पे 10 केजी लगाओगे ना, है ना,
अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो अब इस पे 10 kg वेट लगाओगे ना, तो इसमें एक्सटेंशन कितना आना चाहिए था? 10 mm, सॉरी 1 mm, 0.1 mm आना चाहिए था, लेकिन इसमें आ गया 1.2 mm। कितना आ गया? अब 10 kg हटा दिया, पूरी की पूरी सेम हो गई। अब मान लो आपने लगे इस पे 12 kg, तो क्या होना चाहिए था? लॉजिक तो 1.13 mm होना चाहिए था, पर आ गया 1.18 mm। आया ना? आपने फिर से हटा दिया 12 kg, ठीक है, तो पूरी की पूरी शेप रही है 12 kg तो कितना 1.2 mm आना चाहिए था, पर वो 1.14 आ गया। 13 kg लगा बने 8.18 आ गया। आया ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम के बाद में है ना, पहले ही स्ट्रेट लाइन की पीरियड कुछ ऐसी चाहिए, इसको डाल देते आया ना, ये करो ऐसा जाएगा। लेकिन फिर से पूरा वेट हटा दोगे ना, तो पूरी की पूरी शेप रिगेन कर लेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? आया ना? इस पॉइंट को तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि इस पॉइंट तक तो क्या है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। सही बात है। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कब तक? अप टिल प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद में क्या होता है, अगर आप और ज्यादा वेट लगाओगे तो फिर प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं करता, मतलब स्ट्रेस आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हो लेकिन स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसके बाद में क्या हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी लिखना, ठीक है, मैं तुम्हें रीडिंग लगाऊंगा। प्रोपोर्शनल लिमिट आ गया। अब मान लो आपने इस पे लगाया 14 केजी, 14 केजी लगाया तो मान लो इसका एक्सटेंशन आ गया 2.3 mm। अब आप अगर इसको हटाओगे ना, तो इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी ना। सारा वेट हटा दोगे तो इसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस रह जाएगी सारा वेट हटाने के बाद, दैट इज हो गया 10.3 mm का। तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई। आया ना? तो इसको बोलते सेट हो गया। आया ना? तो अब यहां से अगर इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। अगर यहां से सारा का सारा वेट हटाओगे ना, इससे ज्यादा थोड़ा सा भी फोर्स लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो स्ट्रेस पे भी। आया ना? उल्टा बनेगा, उल्टा। ये तो होगा स्ट्रेन और ये होगा स्ट्रेस। ठीक है। अब क्या हो गया, इस पॉइंट पे देखो स्ट्रेस क्या हो गया, 0/x है ना, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट। सेट हो गया परमानेंट। आया ना? क्या बात नहीं है? इसके बाद में अगर मान लो, अब मैंने कितना वेट लगा दिया था इस पे? 14 kg, 15 kg, 16 kg। अब मान लो मैं इस पे लगा दूं 19 kg, 19 kg, 21 kg, 22 kg। अब आप क्या करोगे, अगर हल्का सा भी फोर्स लगाओगे ना, तो ये थोड़ा सा खूब खींच खींच के लंबा होगा। इसका मतलब इसके आगे क्या होगी? इसकी यील्डिंग शुरू होगी। आया ना? क्या होगी? हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाओगे, हल्का सा स्ट्रेस, मतलब 19 से लेके 20 पे भी आओगे ना, तो एकदम से स्ट्रेन खूब सारा हो जाएगा। है ना? यील्ड हो जाएगा ये। अब तुम यील्ड समझोगे कैसे, मैं बताता हूँ। तुमने एक चीज देखी होगी कि कई बार मान लो तुम लोहे का तार है, उसको तोड़ रहे हो ऐसे घुमा के, तो एक टाइम आ जाता है जिसके बाद में एकदम फ्लूइड की तरह हो जाता है, एकदम ऐसे एकदम आसानी से घूमने लग जाता है, जैसे बिना फोर्स लगा के घूम रहा है। आया ना? टूटने से पहले जस्ट। आया ना? उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, उसको यील्ड बोलते हैं। हल्का सा भी फोर्स लगा तो वो एकदम से ऐसे टर्न हो जाता है, डायमेंशन में फटाफट चेंज आता है, शुरुआत में नहीं आता। कभी महसूस किया है ऐसा? कोई मेटल की चीज अगर उसको तोड़ रहे हो, तोड़ने की कोशिश करो, इसको यूं करते जाओ, एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसके बाद वो एकदम फ्लूइड की तरह हो जाएगा उस पॉइंट पे। हाँ या ना? सही बात है एकदम। चलो ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? तो ये क्या हो रहा है, अब इसकी यील्डिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा इस पे और वेट बढ़ाओगे, तो ये क्या करेगा, एकदम से इस पॉइंट पे पहुंचेगा
और फिर ये जाने के बाद में यहाँ पे आके टूट जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्चर पॉइंट। आया ना? इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेच पॉइंट। आया ना? एक्सक्यूज मी सर, ये रिपीट करना फ्रैक्शनल पॉइंट। अभी बता रहा हूँ। फ्रैक्चर पॉइंट तो है वो स्ट्रेस जिसके ऊपर ये टूट जाए। जैसे ये एक बार खींचने लग जाएगा ना, फिर हल्का कम भी फोर्स लगाओगे ना तो भी वो टूट जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आ जाए। ठीक है, ये आप घर में करोगे तो ये नहीं मिलेगा। ये लैब में किया जाता है एकदम कंट्रोल में, फोर्स लगाया फिर हटाया, फिर लगाया फिर हटाया। आया ना? तो मटेरियल्स की स्टडी ऐसे ही की जाती है। अब तुम सोचोगे इसकी स्टडी करने की क्या जरूरत है, या पास में तुम्हारे पुल बन रहा है। आया ना? उसके अंदर क्या है, रॉड्स ही तो है। अब वो कितनी बड़ी बीम बनानी है, उसमें किस एमएम का सरिया डालना चाहिए, वो कितना लोड को बियर कर सकता है, ये बात समझ में आई है नहीं है? तो तुमने देखा होगा कि जैसे पुल भी पुराने हो जाते हैं तो बोलते हैं पुराना हो गया पुल, अब यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बार बार इस लेवल के ऊपर झूमता रहता होगा। आया ना? एक टाइम आ जाएगा फिर वो अपने आप उसकी जो है ना स्टेप वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई है नहीं है? फिर बोलते भैया आप इसको यूज करें, वरना पुराने में और नए में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर है ना। वो क्या हो चुका होगा अंतर, उस पॉइंट तक आते वो फैटिग हो चुका होता है। आया ना? मतलब थक चुका होता है और ज्यादा उतना लोड बियर नहीं कर रहा। इस पॉइंट के बाद में ये क्या करता है, टूट जाता है। आया ना? अब कई लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि भैया ये पॉइंट कम क्यों है, वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जस्ट टूटने से पहले क्या हुआ होगा, इसमें नेक डेवलप हो गई। अब तुम सोचोगे नेक क्या होती है, तुम्हारी गर्दन देख लो शरीर पे ऐसे नेक डेवलप हो जाती है। आया ना? कहीं ना कहीं टूटने से पहले नेक तो डेवलप हुई। मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, F/E, ये मेरा स्ट्रेस है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चला कि वो इस नेक डेवलप कहाँ हुई। अगर यहाँ पे F फोर्स है तो यहाँ पे भी F फोर्स ही है, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या हो गया, कम हो गया ना। आया ना? तो अगर एरिया कम हो गया तो एक्चुअली में तो स्ट्रेस बढ़ता है सिर्फ कौन से पॉइंट पे, जहाँ पे नेक डेवलप हुई है। लेकिन मैं तो एरिया हमेशा ये वाला कांस्टेंट एरिया लेता हूँ ना इसको डिवाइड करने के लिए, मैं वो नेक वाला एरिया ले ही नहीं पाता। आया ना? इस कारण है ना मेरी जो ये वैल्यू है ना ये इस पॉइंट से नीचे आ जाती है, क्योंकि मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला वेट डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया। लेकिन जब ये जस्ट टूटने वाला होता है तब होता क्या है, भले ये फोर्स बढ़े लेकिन ये एरिया इतना कम हो जाता है कि एक्चुअली इससे ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चलता नेक कहाँ डेवलप हुई। आया ना? और वो एरिया कब कितना कम हो गया, तो मैं कैलकुलेट यही करता हूँ, इसलिए वो नीचे दिखाई देता है। क्या बात समझ में आई? पता नहीं लगता क्या नेट को खींच रहे हैं आपको। हाँ, बस उस मोमेंट के बाद वो टूट ही जाती है। चक्कर ये है, तेरे को ये मतलब जब चेंज ही हो रहा है एरिया इसका, तो तेरे को कब पता चलेगा कि इस पूरे पॉइंट पे कहाँ से टूटेगी। पहली बात तो ये बता, कहाँ मेजर करेगा, नेक का तो पता ही नहीं कहाँ डेवलप होना। आया ना? पहली बात तो ये ही बनाना मुश्किल है। आई बात समझ में? फिर नेक और ढूंढो, बॉटम कहाँ हो गया। आया ना? करने को कर भी लेते नहीं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग लोगे ना तो तुम ये सब पढ़ोगे। आई बात समझ में? बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते ना, क्या काम होता है वो ये बताते हैं ना कि यार इतना वेट संभालना है तो कैसी बीम लगानी है। घर तो कैसे भी बना लो, तुम्हें क्या लगता है वही मॉल ऐसे ही बन गया, घर बनाया होगा वैसे ही आ गया होगा ठेकेदार, चलो काम करते हैं, ऐसे नहीं होता होगा ना। पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती होगी, कितना वेट संभाल रखा होगा सोचो तो। आई बात समझे? क्या है लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? अब मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, उसके अंदर तुम पूरी की पूरी रीडिंग लगाओगे, और रीडिंग लगाओगे उसके बारे में तुम लिख भी लोगे। ठीक है? हाँ भाई, सबको समझ में आ गई ये बात इतनी? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। अच्छा मिल गया क्या? पेज नंबर 234 बुक्स लॉ लिखा हुआ है, पेज नंबर 238 देखो।
238 अलग कहीं से गया यार, हुक्स लॉ पे देखो ना यार 9.4 230, तो मैंने क्या बोला था 238 बोला, इसका लिमिट 234 भी लिखा हुआ है ना, बढ़िया है, कम है, कम पढ़ना है। तो हुक्स लॉ की रीडिंग लगाओ, उसकी डेफिनेशन लिख लो, और फिर ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, इस पूरे की रीडिंग लगा लो, लगा लोगे कितनी देर में लगा लोगे, कितना टाइम चाहिए, 10 मिनट आ जा, 10 मिनट में लगा लोगे ना रीडिंग, यस ठीक है, तो 10 मिनट में लगा लो रीडिंग, ठीक है। और तुम्हें मेरे को एक चीज बतानी पड़ेगी, और ये जो कर्व है ना, ये कर्व भी बनाना है एनसीईआरटी के हिसाब से, मैंने जो बताया वो नहीं, आई बात समझिए, मैंने बताया वो नहीं, जो इसमें बनाया वो बनाना है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आता है, तो तुम्हारे तो आएगा ही, सेकंड बुक है भैया, सब्जेक्टिव भी आ रहा है, आई बात समझ, तो इसको साथ साथ में ये भी लिख लो, हुक्स लॉ भी लिख लो, अब देखो ये एक स्प्रिंग है, एफ फोर्स लगाया, डेल्टा एक्स एक्सटेंशन होता है इक्वल टू के इनटू डेल्टा एक्स होता है, ये होता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ के इनटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये एनर्जी इसमें स्टोर होती है। इधर देखोगे अगर एक रॉड है, एफ फोर्स, ए एरिया, यंग मॉडुलस, एल लेंथ, आपने पढ़ा एफ अपॉन ए वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, कोई प्रॉब्लम इसमें, पक्का, ठीक है। तो जब ये बात समझ में आई गई, तो एफ किसके बराबर आ गया, वाई इंटू ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो एक बार, क्या लग रहा है, के की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको और इसको कंपेयर करो, के की वैल्यू क्या आ रही है, वाई ए बाई एल के बराबर आ रहा है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन, तो बाकी बचा वो के बराबर ही है। क्या बात सबको समझ में आ गई, हाँ भाई, ऑनलाइन में सबको समझ में आ गई बात, यस सर, और ये चीज है सिंपल। अब अगर इसके अंदर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी इस रॉड में कितनी स्टोर हुई, जैसे रॉड को पकड़ के खींचोगे और छोड़ो, अगर वापस शेप रिगेन कर रही है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म स्टोर ही हुई होगी ना एनर्जी, तभी तो वापस श्रिंक हो गई है, आया ना, तो एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ के को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई ए बाई एल, आया ना, हाफ के की जगह क्या लिख दूं, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखूंगा, डेल्टा एल का स्क्वायर, है ना, तो हाफ वाई ए डेल्टा एल लिख सकता ना इसको ऐसे, अपॉन एल। एक चीज बताओ, यही चीज लिखी है ना मैंने, और कुछ लिखा है, यस ये लिखा है, अगर बताओ मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं, एल से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे, पक्का देख लो अच्छी तरह से, नो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया, सही बात है। अब देखो ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, सस्टेन व्हाट इज दिस, सस्टेन व्हाट इज दिस, एरिया इनटू एल क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस वायर, अरे यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर दूं तो ये चीज क्या आ जाएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी,
आ जाएगी? ये बात समझ में आई नहीं? इस चीज को नीचे ले जाओ, सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब ये क्या बचा? हाफ यंग इनटू स्ट्रेन का क्या है? बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को और क्या बोल सकता है? बढ़िया ऐसे राइटिंग में लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस आया ना, तो इसको स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन भी लिख सकते हो, आया ना? क्या बात समझ में आई नहीं? अरे यार इसको क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? तो लिख लो। यस सर। अगर मैं कहूँ इस पूरी रॉड में कितनी एनर्जी स्टोर है तो क्या करोगे? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये चीज क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड। ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द रॉड। आया ना? पक्का? पक्का तो पक्का। बिठा दो। बिठा दो। ठीक है, तो सुनो, आप बता दें किसके बारे में? अलग अलग टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये तो समझ आएंगे या मॉडल्स। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर मान लो, सिलेंडर है, इसके इस पॉइंट पे इधर फोर्स लगाओ और नीचे वाले को चिपका के रखो तो इसके इधर फोर्स लगेगा।
अगर किसी चीज को यूं चिपका रखा है, नीचे से चिपका रखा और भी इधर जितना फ्लो उतना ही इधर लग रहा होगा ना, तभी चीजें रुकी हुई रहेगी। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा करने से होगा क्या, इसकी शेप कुछ ऐसी चीज मिलेगी। जब वो आगे जाए ऑब्वियस सी बात है, किताब के ऊपर फोर्स लगा, नीचे वाले पे इधर लगा, तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना। तो स्ट्रेस किसके बराबर है, स्ट्रेस किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया। पहले जब मैंने देखा था टेंजेंशियल स्ट्रेस में, उस केस में फोर्स जो लग रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, और एरिया ये वाला लेते थे परपेंडिकुलर वाला। आया, अब कौन सा एरिया ले रहे हैं हम, फोर्स इधर लग रहा है उसके पैरेलल वाला एरिया ले रहे हैं। तो इसको तो क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आया, इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। फोर्स इधर लगाया, एरिया इसी प्लेन वाला लेता है। आई बात समझ, रिस्टोरिंग फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स नहीं। कौन सा फोर्स है, तो इसको हम कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, शियर स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल क्यों, एरिया के टेंजेंट के अलाउंग फोर्स लग रहा है। आया ना, बात समझ में आई नहीं। इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ होगा। अब वो समझ में नहीं आ रहा कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल तरीका है, इन दोनों फेसेस के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एक्स। अरे यार, इसके रिस्पेक्ट में ये इतना आगे किसके है, वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दो अपोजिट फेसेस के बीच में। आया ना, डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ जो इसकी लेंथ। आया ना, उसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन किसके बराबर है, अपॉन, तो ये थीटा भी तो आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा स्मॉल होता है tan थीटा, तो थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा ही बोल देते हैं। आया ना, या फिर और क्या बोल देते हैं इसको, थीटा बोल देते हैं। आई बात समझ में। अब पता चल गया इसमें कैसे स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। उसमें कैसे करते थे, रॉड में सिंपल डेल्टा एल अपॉन एल। इसके अंदर कैसे करेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू अपोजिट सरफेसेस divided by distance between the two surfaces। आया ना, the two faces। सब डेफिनेशन मिल जाएगी, मैं समझा रहा हूँ। ये लॉजिक समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इस में भी कोई ना कोई इलास्टिसिटी तो है। आया ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्योंकि ये ऐसे भी कौन करेगी, जो चीजें कैसे रिजिड है, जो शेप नहीं चेंज करती। आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेन। बात समझ में आ गई। टेंजेंशियल स्ट्रेस को मान लो तुमने रिप्रेजेंट कर दिया एफ अपॉन ई। शियर स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, थीटा से या डेल्टा एस अपॉन एल। तो ये चीज क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको, पक्का। चलो इसी के साथ में एक और समझा देता हूँ और खत्म करें इसको। आया ना, अब इसका क्या है, एक लेक्चर और लगेगा, सिर्फ एक लेक्चर और बचा है। चाहता तो मैं आज ही कंप्लीट कर सकता था, एक लेक्चर और लगेगा। वो कब होगा, मंडे को या ट्यूसडे को। उससे पहले तुम इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर की पूरी रीडिंग लगा लोगे, ठीक है, मैं बता दूंगा वहां तक। और अगली क्लास में तुम डाउट पूछ लोगे, जिस इसकी डेफिनेशन तुम्हें निकालनी इसमें से निकाल लोगे। ये समझ में आ गया तुम्हें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी समझ में आ गया तुम्हें। नो सर, एक बार रिपीट कर देना। क्या बात नहीं है समझ, ये बता।
यस सर, ऊपर से नहीं समझ आया सर जब आपने वहाँ पे इक्वल किया। ये भैया तेरे को पता है कि स्ट्रेस किसके बराबर होता है? मॉडुलस ऑफ कोई भी इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होता है ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस समझ में आ गया तेरे को? शियर स्ट्रेन समझ में आ गया? हाँ या ना? तो इन दोनों की जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बिल्कुल सेम ही है, बस स्ट्रेस स्ट्रेन ही चेंज हुआ है। अब ऐसे ही क्या है, अगर मान लो एक बॉल है, एक बॉल है, इसको तो मान लो पानी के अंदर बहुत नीचे लेके तो इधर फोर्स बढ़ जाएगा चारों तरफ से, तो इसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा, आया ना? तो इस टाइम पे फोर्स, ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाय ये पूरा एरिया, आया ना? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? या फिर प्रेशर भी बोलते हैं, सीधा तो प्रेशर ही है, आया ना? तो इसको क्या बोलते हैं? या फिर प्रेशर भी बोल सकते हो। आया ना? स्ट्रेन क्या होगा इसमें? डेल्टा वी अपॉन वी। इसको कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम में स्ट्रेन आया, इसमें आया ना? क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आया ना? अब सुनो, तो एफ अपॉन ई इक्वल टू कुछ ना कुछ तो प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। उसको बी से रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करता है? बी को क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या एक बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? ओके, याद रखना यहाँ पे माइनस का साइन आता है साथ में, पूछो क्यों? इसलिए आता है क्योंकि अगर ये प्रेशर पॉजिटिव हुआ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना? तो कम होगा तो ये चीज तो नेगेटिव आएगी ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो, आए ना? और इलास्टिसिटी क्वांटिटी हमेशा कैसे रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ये वैल्यू पॉजिटिव लाने की, देखो ये अगर पॉजिटिव हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन प्रेशर। अब देखो प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये चीज क्या आ जाएगी? अगर मान लो मैं ये नहीं लगाता तो ये चीज कम होती, तो ये नेगेटिव आता। जब ये पॉजिटिव आता तो बी की वैल्यू सॉल्व होके क्या आती है? नेगेटिव आती है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ इलास्टिसिटी हमेशा ही कैसी चीज होती है? पॉजिटिव होती है। इस चीज को पॉजिटिव रखने के लिए, बी को पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पे क्या साइन लगाना पड़ता है? नेगेटिव। अब ये बात, एक और बात सुनो, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, वो सबके लिए डिफाइंड है। जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर एयर डाल दो, आया ना, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जो भी ऐसा डाल, और फिर चारों तरफ से प्रेस कर, तो वो भी अपनी वापस शेप रिगेन करने की कोशिश करेगी, वो एयर भी, आया ना? तो बल्क मॉडुलस सबके लिए डिफाइंड है, हर स्टेट ऑफ मैटर के लिए, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, गैस के लिए। लेकिन तुम बताओ पानी को ऐसे बना के ऐसे कर सकते हो तो पानी वापस ऐसे आ जाता है क्या? तो ये सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है? सॉलिड्स के लिए। टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन किसके लिए डिफाइंड है? सॉलिड्स के लिए। लेकिन बल्क मॉडुलस किसके लिए डिफाइंड है? सॉलिड, लिक्विड एंड, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज किसी में भी लेकर आओ, हर कोई रेजिस्ट ही करता है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब सुनो, वो ये एनसीईआरटी का देखो, फर्स्ट पेज देखो, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज देखो, इसके अंदर क्या है? तुम जैसे ही रीडिंग लगाना शुरू करोगे, टेबल करो, स्क्रीन शेयर करो, देखो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, पहला टॉपिक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके अंदर देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। देखो आया ना, इसी पैराग्राफ में दे रखा है ना सारा का सारा,
अरे पहले Yes, पैराग्राफ में शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में दे रखा है, ठीक है। ये सारे का सारा दे रखा है, इन सबकी डेफिनेशन निकाल लोगे तो सबकी डेफिनेशन निकाल लोगे, देख लो इन सबकी डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है क्योंकि पूछा जाता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, सारे समझ में आ गया। फिर हुक्स लॉ वाला करवाई दिया मैंने तुम्हें, है ना, ठीक है। फिर यंग्स मॉडुलस के बारे में बता दिया इसने, ठीक है। ये फिर तो क्वेश्चन ही है इसके अंदर। फिर डिटरमाइन कैसे करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें वेट डाल डाल के बताई दी है थोड़ी सी देर पहले, ठीक है। और उसका स्लोप ले लोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो यंग मॉडुलस आ जाना उसके अंदर। बस वही कहानी लिखी है इसने पूरी नहीं, ठीक है। फिर बल्क मॉडुलस की स्टोरी सुनाई है इसने, ठीक है, बल्क मॉडुलस। अब थोड़ा तो तुम पढ़ोगे, फिर आगे क्लास में भी मैं तुमसे दो चीजें पूछूंगा, सारा बता दूंगा तो तुम मेरे को कुछ बताने लायक ही नहीं रहोगे, मेरे को क्या लगेगा तुम पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए, ठीक है। उसके बाद में बस फिर एक पॉइजन रेशियो है, ठीक है। इसकी भी तुम रीडिंग लगाओगे, मैं बताऊंगा किस क्लास में, लेकिन तुम रीडिंग लगा लो समझ में आ जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज दैट बाय रिकमेंड दिया मैंने टॉपिक तुम्हें। फिर एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, थ्योरेटिकल है, इसकी सिर्फ रीडिंग लगानी है तुम्हें, कोई ज्यादा काम करनी है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बताओ कैसा लगा, आसानी है चैप्टर, बेसिक बेसिक बात समझाती है, पढ़ना तो नहीं है। कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, तो अगली क्लास में मैं क्या करवा दूंगा तुम्हें, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं तुमसे पूछूंगा तुमने क्या पढ़ा, मैं सारी डेफिनेशन पूछूंगा, ठीक है। मैं और इसके इन बिटवीन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो तुम अटेम्प्ट करना, जो डाउट होगी मैं तुम्हें सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करूंगा कि एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। एक बार ये टाइम खत्म हो जाता है तुम्हारा, स्कूल में पेपर खत्म हो जाता है ना, फिर ज्यादा क्वेश्चन कर लेना, लेकिन ये है थ्योरेटिकली, तो बस रीडिंग कर लो, इसको इतना तो रटी लो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ओके बाय बाय।